जी अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आज जस्ट कुछ थोड़ी देर पहले जो है मेरी आंख के यहाँ नीचे शहद की मक्खी ने काटा जी और आंख काफ़ी स्वेल कर गई है। लेकिन उसके बावजूद एज़ पर द प्लानिंग मैं अपने अगले एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन आज की एपिसोड में थोड़ा सा हमें अपने गेटअप को चेंज करना है और वो हमने जनाब ये एक ग्लासेस भी साथ लगा लिए हैं। सो ओके ऑडियंस, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि पिछली 3 एपिसोड्स में हमने एल्गोरिदम्स की डेवलपमेंट और फिर उन एल्गोरिदम्स की डेवलपमेंट के अंदर हमने सीक्वेंस, सिलेक्शन और रेपिटिशन के जो स्ट्रक्चर थे उनके बारे में डिटेल में बात कर ली थी। अब ऑडियंस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि इन एल्गोरिथमिक सॉल्यूशंस को जो हमने किसी भी प्रॉब्लम के लिए बनाए हैं उनको हमें अल्टीमेटली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना है। तो अब जो सबसे पहला सवाल किसी भी यंगस्टर के माइंड में आ सकता है वो ये है कि उसको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। अब देयर आर सो मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड। समटाइम्स जो कोई भी बिगिनर होता है, हो सकता है कि उसकी चॉइस ऑफ लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज जो है वो डिपेंड करती हो कि उसने किस स्पेसिफिक डोमेन में अपना जो कैरियर है वो बिल्ड करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कुछ हाईलाइट करता हूँ कैरियर जो है। सो फॉर एग्जांपल इफ समबडी वांट्स टू गो इन द वेब डेवलपमेंट फील्ड, ठीक है, तो हो सकता है कि उस वेब डेवलपमेंट की फील्ड को सीखने के लिए वो जिस लैंग्वेज को चूज करे वो जावास्क्रिप्ट हो। इसी तरीके से इफ समबडी एल्स वांट्स टू मेक हिज और हर कैरियर इन गेम डेवलपमेंट। अब ये जो गेम डेवलपमेंट है इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि दो मोस्ट यूज्ड इंजन्स हैं, जिसमें एक हमारे पास अनरियल इंजन है और एक हमारे पास यूनिटी है। अब ये जो अनरियल इंजन है इसके अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है दैट इज C++। और आपने पबजी की गेम देखी है, आप सब खेलते भी होंगे। इसके अलावा बेशुमार गेम्स हैं। और अगर आप यूनिटी में देखें तो इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो C# है। और अगर इसकी हम मोबाइल गेम में से किसी एक को देखें तो आप सब ने सबवे सर्फर की जो गेम है वो ज़रूर खेली होगी। तो इसका मतलब है अब किसी ने वेब गेम डेवलपमेंट में जाना है और वो उसने अनरियल इंजन में काम करना है तो वो कहता है मैं C++ सीख लेता हूँ। किसी ने C# में काम करना सीखना है क्योंकि उसने यूनिटी इंजन को यूज़ करना है तो वो C# सीख लेता है। अच्छा जी, इसी तरीके से अब अगर कोई बंदा मोबाइल के अंदर अपनी डेवलपमेंट स्किल्स को इन्हेंस करके मोबाइल डेवलपर बनना चाहता है तो इस मोबाइल के अंदर अब आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि अगर आपने नेटिव डेवलपमेंट करनी है और दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपने क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करनी है। तो इनके हिसाब से अगर आपने एंड्रॉयड की नेटिव डेवलपमेंट करनी है तो हो सकता है जो लैंग्वेज आप सीखें वो कॉटलिन हो या मे बी आप यहाँ पे जावा सीख लें। और अगर आपने एंड्रॉयड की जगह iOS में नेटिव डेवलपमेंट करनी है तो आप स्विफ्ट लैंग्वेज सीख लेंगे, जो कि पहले इससे पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव सी की लैंग्वेज थी। अब ये जो मैंने आपके साथ यहाँ पर कुछ गुफ्तगू की है इसकी बेस पर अगर आप देखें तो ये बात हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि चॉइस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज समटाइम्स डिपेंड्स अपॉन द डोमेन इन विच यू वांट टू मेक योर कैरियर। और इसी तरीके से अगर स्टूडेंट्स आप देखो आजकल जैसा कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का बहुत ज़्यादा जो बूम है, तो हो सकता है कि उस डोमेन में काम करने के लिए फिर आप पाइथन को एज अ लैंग्वेज अडॉप्ट करो। अब ये जो मैंने आपके सामने डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताए हैं डोमेन्स के हिसाब से, तो चॉइस ऑफ लैंग्वेज भी वेरी कर रही है। अच्छा जी,
अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये देखें कि आपने आज डिसाइड किया कि आप काम करना चाहते हैं जनाब वेब में, ठीक है, और वेब में आपने काम करने के लिए जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज को सीख लिया। कल को हो सकता है कि आपको जिस सॉफ्टवेयर हाउस में आप जॉब कर रहे हो या आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हो, आपको ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए जिसमें आपको अपने आप को स्विच करना पड़े फ्रॉम जावास्क्रिप्ट टू सम अदर लैंग्वेज में भी। मोबाइल एप्लीकेशन का काम आ गया है और आपने वहाँ पे अपने आप को फ्लटर के अंदर जो आपने क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बनानी है वो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो अब या तो आप डॉट लैंग्वेज सीखेंगे या फिर आप रिएक्ट नेटिव के अंदर उस जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर लेंगे। इन अदर वर्ड्स, शॉर्ट टर्म में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप सिंपल एक लैंग्वेज को सीख के अपने कैरियर में प्रोलॉन्ग करना चाहेंगे तो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ज़्यादा अरसे के बाद आप अपनी उस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में ज़्यादा यूज़फुल रिसोर्स नहीं रहेंगे। तो इसलिए आपको लैंग्वेजेस में स्विच बैक एंड फोर्थ करना ही पड़ेगा। अब जैसा कि आप सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन इनटू एकेडेमिया फ्रॉम पास्ट 21 ईयर्स। तो इनिशियली जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उसके अंदर जो हम लैंग्वेज स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे वो C++ थी। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो फिर करिकुलम के अंदर हमने फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑप्ट करना था जावा को। फिर कुछ अरसे के बाद हमने देखा दुनिया का ट्रेंड चेंज हुआ और फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन आ गई। सो इसका मतलब है मुझे भी अपने आप को रैपिडली, और फिर अगर वेब की दुनिया में गए तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट ही एक बहुत ज़्यादा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे यूज़ होने वाली लैंग्वेज थी। सो एज अ टीचर मुझे भी फिर कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेट करना था इन लैंग्वेजेस के अंदर, और अगर हर लैंग्वेज को सीखने के लिए मुझे उतनी ही एफर्ट दरकार होती जितनी कि मेरी अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में थी, तो बिलीव मी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग जॉब। अब मैं ये भी समझता हूँ कि आप लोगों को इस जो मेरा चैनल है इसके अंदर जो मेरी प्लेलिस्ट है इसके अंदर मैं आपको ये भी साथ साथ सिखाऊं कि जब आपने एल्गोरिदम्स को किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो आप लैंग्वेज को इस तरह सीखें कि कल को उसी काम को किसी दूसरी लैंग्वेज में करना पड़े तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड ना हो। तो अब मैं आपको जो मैं बात कह रहा हूँ कि आपको लैंग्वेज कैसे सीखनी चाहिए उस पर बात करने से पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी हिस्ट्री की एक एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन 1945 जो ब्रिटिश थे उन्होंने ये सोचा कि वाई नॉट कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो भी लर्न करे क्या जी, उनकी लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश। अब मसला ये था, ब्रिटिश की तो इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज थी लेकिन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था इंग्लिश उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं थी, तो उनको इंग्लिश सिखाना इटसेल्फ एक बड़ा चैलेंज था। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जैसा कि मैंने आपको बताया तो ऐनक ग्लासेस की क्योंकि मुझे आदत नहीं है, तो बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस एफर्ट को आप अप्रिशिएट भी करेंगे और आप हमें अपनी जो कमेंट्स हैं उसमें हमारी जो इम्प्रूवमेंट है उसके बारे में हमें आप सजेस्ट भी करेंगे। तो अच्छा जी, इन्होंने क्या किया, जो इनकी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज थी उसके अंदर जो वर्ड्स थे दैट आर अप्रोक्सीमेटली 170,000, ठीक है, तो 170,000 वर्ड्स थे। उन 170,000 वर्ड्स की बेस के ऊपर जब सेंटेंस की फॉर्मेशन होनी थी तो उसके लिए भी सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए बड़े ही कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल रूल्स थे। अब उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से हम इस पूरे सेट को लोगों को सिखाना शुरू करें तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट कि वो अपना जो गोल है उसको अचीव कर सके। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इस इंग्लिश से एक वर्जन बनाएं जिसका नाम उन्होंने रखा बेसिक इंग्लिश, और इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 850 वर्ड्स थे।
ठीक है। और साथ ये जो कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स थे इनको छोड़ के सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन के जो रूल्स थे वो उन्होंने साथ मेंशन कर दिए। और साथ ही साथ इस चीज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये जो बीबीसी है रेडियो का चैनल उसको भी स्टार्ट कर दिया और उसके थ्रू उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाना और प्रमोट करना शुरू किया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर ये बात बताई कि उन्होंने 170,000 वर्ड्स को रिड्यूस करके उसका एक सिंपलेस्ट वर्जन बनाया जो कि 850 वर्ड्स पर मुश्तमिल था और उसकी बेस पे उन्होंने लोगों को इंग्लिश सिखाना शुरू की। अब इस चीज़ को अगर मैं आपके सामने एक छोटी सी डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं तो ये एक सर्कल है, ड्राइंग मेरी थोड़ी सी ऐसी ही है। इस सर्कल में उन्होंने जो 10% वर्ड्स थे उनको समझ लीजिए इस सर्कल के अंदर इंक्लूड कर दिया और इसमें वर्ड्स थे एम, आई, वी, दे, मे बी, इस तरीके के जो सिंपलेस्ट 3 वर्ड्स थे। और फिर इन वर्ड्स और वो जो बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर था उसको यूज करके उन्होंने कम्युनिकेशन लोगों को सिखाना शुरू की। जब लोग इन 10% वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस को बनाने लग गए तो फिर उन्होंने इस सर्कल को एक्सटेंड किया और इसके अंदर 10% वर्ड्स और ऐड कर दिए। तो टोटल देखिए इस वक्त तक कितने बन गए जी, 20%। तो इन 10% में कुछ वोकेबलरी के और वर्ड्स उन्होंने ऐड कर दिए जिससे सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स की वोकेबलरी थी वो इंक्रीज हो गई और ज़्यादा सेंटेंसेस लोगों ने बनाना शुरू कर दिए। अब ये जो मैंने आपके सामने बात यहाँ पर एक्सप्लेन की है, एक साहब थे उन्होंने पेरेटो, इनका एक प्रिंसिपल है या आप इनको कह सकते हैं पेरेटो लॉ, और वो लॉ ये कहता है कि 20% एफर्ट से आप 80% आउटकम्स को अचीव कर सकते हैं। इस बात को अगर इस पे मैप करें तो ये कहना चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन के लिए इन 20% वर्ड्स को यूज करके आप 80% ऑफ द कम्युनिकेशन जो था उसको आप अचीव कर सकते थे। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इफ आई जस्ट स्टॉप हियर एंड आस्क यू टू विजुअलाइज एंड रियलाइज कि आपने अपनी ज़िंदगी में और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में, अगर हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है तो शायद हमने अपनी ज़िंदगी में 100-150 से ज़्यादा वर्ड्स नहीं हैं जिनको यूज़ करके अपनी कम्युनिकेशन में उनको इस्तेमाल किया है। और अगर इस चीज़ को मैं इंग्लिश में ले जाऊँ तो मैं आज भी अक्सर अपने स्टूडेंट्स को लाइव क्लासेस में बात जब करता हूँ तो वो भी हंसते हैं और मुझे भी हंसी आती है कि अगर मैं अभी आपसे ये कहूँ कि आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है टू द बॉस टू गेट अ लीव फॉर 1 डे, तो जब चैट जीपीटी नहीं था और हमारे पास ये एप्लीकेशन खुद से लिखनी थी तो हम क्या लिखते थे, जैसे हमने बचपन में याद किया था, टू द प्रिंसिपल सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम सो प्लीज ग्रांट मी 1 डे लीव। तो आप देखिए हम उसी चीज़ को प्रोलॉन्ग करते रहे, वहाँ प्रिंसिपल था, यहाँ पे शायद बॉस आ गया होगा या एचआर मैनेजर आ गया होगा या वट एवर। सो इसका मतलब है हमारी वोकेबलरी बड़ी लिमिटेड है, लेकिन उस वोकेबलरी को यूज़ करके हम कम्युनिकेशन हर तरह की कर लेते हैं जिस महफिल में भी बैठे हों और जहाँ पे भी हमने कोई बात करनी हो। तो जनाब इस पेरेटो साहब के जो प्रिंसिपल था इसको 80-20 का रूल भी कहते हैं। तो इससे ये पता लग गया कि अगर आप लैंग्वेज के 20% चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें तो आप 80% ऑफ जो कम्युनिकेशन है उसको हैंडल कर सकते हैं। अब यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो आप हमें इंग्लिश की एग्जांपल दे के और ये सारी बात बता रहे हैं इसकी वजह क्या है। तो माय डियर, मैं इसी चीज़ को अब मैप करने लगा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर कि अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो फिर पेरेटो के प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं। तो जनाब वाला वही यहाँ पे सर्कल बनाते हैं और इस सर्कल में अगर मैं कहूँ कि मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 10% जो बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं उनको इसके अंदर ऐड करना है, तो यकीन कीजिए आप में से मेजॉरिटी मुझे कहेंगे सर क्या यही कि सबसे पहले हम कह सकते हैं कि हम इसके अंदर डाटा टाइप्स को ऐड कर देते हैं जिसमें आप इंट, स्ट्रिंग,
कैरेक्टर एंड सो फोर। ठीक है, इसके बाद वेरिएबल्स, इसके बाद एरेज, इसके बाद कंडीशन यानी सिलेक्शन के लिए इफ एल्स, इसके बाद रेपिटेशन के लिए फॉर वाइल के लूप्स, उसके बाद में भी आप कह दें फंक्शंस। सो इसका मतलब है ये वो 10% बेसिक कंस्ट्रक्ट्स हैं जो किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले अगर हम इस इन इन पैरामीटर्स की बेस के ऊपर लैंग्वेज को एवेलुएट करें और इसकी इन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके सीखें तो इसका क्या फ़ायदा होगा, आई जस्ट लेट यू नो इन अ वाइल। अब बिल्कुल इसी तरीके से ये जो मेरा सर्कल 1 था इसको अगर मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूँ और अब इसके ऊपर मैं एक सर्कल यहाँ पर और बिल्ड करूँ जिसमें नेक्स्ट 10% चीज़ों को मैं ऐड कर दूँ, तो ये जो मेरा सर्कल नंबर 2 है इसके अंदर अगर आप देखें तो मज़ीद क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं जी, वेरी गुड। इसमें क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ज़बरदस्त, और जी इनहेरिटेंस, कम ऑन, वेरी गुड, पॉलीमॉर्फिज्म, और कम ऑन, ठीक है। इसके अंदर आप कह सकते हैं जी हम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को ऐड कर देते हैं। इधर तो सिंपल हमारे पास एरेज थी, सो मे बी इसके अंदर हम लिस्ट की बात कर देते हैं, और बाकी जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें ट्रीज, ग्राफ, हैश मैप्स, सेट्स, इनको इसमें नहीं ऐड करते। लेट्स सपोज वो अगले 10% के अंदर हम ऐड कर देंगे। सो लेट्स सी कि अगर हम सिर्फ इतनी चीज़ों को ही, जो ये मेरा सर्कल 1 था जिसके अंदर ये वाले कंस्ट्रक्ट थे, और ये सर्कल 2 है जिसके अंदर ये वाले कंस्ट्रक्ट हैं, अगर मैं किसी भी लैंग्वेज को इस तरीके से सीख लूँ कि ये 10% चीज़ें और ये 10% चीज़ें मुझे आ जाएं, तो जो मैंने अभी बात की थी कि 20% के साथ हम 80% मसाइल का हल दे सकते हैं, तो बिल्कुल आप सही समझे हैं कि अगर हम लैंग्वेजेस के अंदर ये चीज़ें सीख लें, रिगार्डलेस के वो लैंग्वेज पाइथन है, वो लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है, वो लैंग्वेज C++ है, वो लैंग्वेज जावा है, आप बड़े आराम से अगर इन चीज़ों की बेस के ऊपर आप किसी लैंग्वेज को सीखेंगे तो कल को किसी दूसरी लैंग्वेज के ऊपर स्विच करना आपके लिए इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। कि आपने ये देखना है कि जैसे C++ में आपके पास कंडीशन के लिए इफ़ और एल्स था, है ना, तो हो सकता है कि पाइथन के अंदर यही काम करने के लिए आपके पास इफ़ और एलिफ हो। तो कॉन्सेप्ट तो एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया है। तो इसका मतलब है आपको सिर्फ दूसरी लैंग्वेज का क्या अडॉप्ट करना है, सिंटेक्स अडॉप्ट करना है, जबकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो अक्रॉस द लैंग्वेज कंसिस्टेंट रहेंगे। तो देखिए इस सारी डिस्कशन से अब रिगार्डलेस कि आपने किस फील्ड में डेवलपमेंट करनी है, आपकी लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है अगर आप उसको इस तरीके से चैनलाइज कर लें तो ऑटोमेटिकली आपके लिए ज़िंदगी में लैंग्वेज की स्विचिंग जो है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। सो इसी तरीके से आप देखें थोड़ा सा और, अगर आप देखें तो जावा के अंदर हमारे पास एरे लिस्ट होती है, जबकि पाइथन में अगर जाएं तो उसमें वो खाली लिस्ट होती है। तो ये तो हो गई जी कंस्ट्रक्ट की सिंथेटिक जो एवेल्युएशन है वो। तो जैसा कि अभी मैंने आपको ये बता दिया, तो इसका मतलब है कि ये तो कुछ चीज़ें थी जो कि कॉन्स्ट्रक्ट्स लेवल के सिंटेक्स के अंदर थी। ठीक है, जैसा इसमें आप लोगों को मैं वैसे एक बात बता देता हूँ कि अगर आप C++ के बैकग्राउंड से हैं तो उसके अंदर अगर आपने इंटीजर वेरिएबल बनाना है तो आप ऐसे बनाएंगे, अगर आपने फ्लोट वेरिएबल बनाना है तो आप ऐसे बनाएंगे। लेकिन अगर यही काम आपने जावास्क्रिप्ट में करना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो डायनामिक टाइप लैंग्वेज है, यानी जिसमें आपको टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर आप सिंपल क्या कर लें, लेट ए, और आप इस ए के अंदर 10 भी स्टोर करें, इसी ए के अंदर 42.4 भी स्टोर करें। तो इसका मतलब है ये जो हमारी स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे डाटा टाइप बताना ज़रूरी है, जो वीकली टाइप लैंग्वेजेस हैं वहाँ पे डाटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है। टाइप जो है वो रन टाइम के ऊपर खुद ब खुद इन्फर हो जाएगी वैल्यू को देख के।
जैसे यहाँ पर इन दोनों की जो टाइप है वो नंबर होगी। तो ये छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं ये तो हो गए जी कंस्ट्रक्ट लेवल पे। बिल्कुल इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, एक आखिरी बात जो आज के सेशन में हम करके इसको वाइंड अप करते हैं कि इफ़ समबडी इज़ वर्किंग इन द वेब डोमेन और उसके अंदर वो जावास्क्रिप्ट में काम करता है, तो जावास्क्रिप्ट जो बाय नेचर जो लैंग्वेज है दैट इज़ सिंक्रोनस। लेकिन अब इसके अंदर हम बहुत सारे काम ऐसे करेंगे जो कि एसिंक्रोनस भी होंगे। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का मतलब क्या है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, अगर आपके पास 4 टास्क हैं, टास्क 1 है जिसको कंप्लीट होने में 5 सेकंड लगते हैं, टास्क 2 को 3 लगते हैं, टास्क 3 को 4 लगते हैं और टास्क 4 को 2 लगते हैं। तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ये कहती है कि जब तक टास्क 1 खत्म नहीं होगा टास्क 2 स्टार्ट नहीं हो सकता, जब तक टास्क 2 खत्म नहीं होगा 3 स्टार्ट नहीं हो सकता, 3 खत्म होगा 4 स्टार्ट नहीं हो सकता। सो इन ऑल टुगेदर अगर सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हो रही हो तो ये जो पूरा टाइम लगेगा ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 14 सेकंड के अंदर ये टास्क कंप्लीट होगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम इन चारों कामों को एक साथ स्टार्ट कर दें, तो जिस वक्त आपके पास 1 टास्क हो रहा है तो साथ 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है और 4 भी हो रहा है, तो ये आपके पास मैक्सिमम जो है 5 सेकंड्स के अंदर आपका ये जो काम है चारों कंप्लीट हो जाएंगे। सो एक टर्मिनोलॉजी है जी जो कि बहुत ज़्यादा हम जो है वो देखेंगे कि वो इस्तेमाल होगी, और वो टर्मिनोलॉजी एक हम कहते हैं जी क्या है, कंकरेंसी। तो जी कंकरेंसी का मतलब क्या है जी? कंकरेंसी का मतलब ये है कि मल्टीपल चीज़ें एक साथ हो रही होंगी। तो अब अगर आप जावास्क्रिप्ट में देखें तो ये जो कंकरेंसी हम अचीव कर रहे हैं, पहले हमारे पास जो ओल्ड वर्जन्स ऑफ जावास्क्रिप्ट थे उसमें हमारे पास कॉल बैक्स थे, उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आई प्रोमिसेस, और आपने उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आ गई है जी अब ES6 में एसिंक वेट। तो इसका मतलब है एसिंक वेट का कीवर्ड यूज़ करके हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब अगर यही काम हमने करना है कंकरेंट प्रोग्रामिंग का, मे बी गो जो कि गूगल की एक लैंग्वेज है और बड़ी फास्टली ग्रोइंग है और परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी बेहतर लैंग्वेज है, तो हो सकता है कि उसमें इस कंकरेंसी को अचीव करने के जो कंस्ट्रक्ट हैं वो कुछ और हों। तो इसका मतलब है जब हम इस लेवल पे लैंग्वेज स्विच कर रहे होंगे तो फिर हमें उस लैंग्वेज को सीखने से पहले देखना है कि अच्छा ये काम करने के लिए इस लैंग्वेज ने हमें क्या बिल्ट इन फीचर्स दिए हुए हैं। तो इसका मतलब है ये जो लैंग्वेजेस हैं ये वेरी कर रही होंगी सिंथेटिक वेरिएशंस पे भी और कंसेप्चुअल वेरिएशंस पे भी। और जस्ट टू फिनिश दिस लेक्चर, अगर हमने वो जो सर्कल की बात की थी जिसमें हमने कहा कि सेकंड सर्कल में हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, तो इनहेरिटेंस क्या होती है, जब एक क्लास दूसरी क्लास से कुछ चीज़ें इनहेरिट करती है। तो C++ में अगर मेरी एक चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास A है फॉर एग्जांपल, तो हम ये कॉलन लगा के और हम यहाँ पे अगर लिख दें क्लास B, तो इसका मतलब है क्लास A जो है वो इनहेरिट हो रही है क्लास B से। लेकिन अगर यही चीज़ हमने जावा में लिखनी हो तो हम लिखेंगे जी क्लास A और यहाँ पे हमें कीवर्ड लगा देंगे एक्सटेंड्स का और यहाँ पे लिख देंगे क्लास B। इसका मतलब है अगर हमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर हमें सिर्फ सिंथेटिक अंडरस्टैंडिंग करनी है दोनों लैंग्वेजेस की, इसके अलावा और हमने कुछ नहीं करना। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और मैं ये समझता हूँ कि अब अगर हमने इन लैंग्वेजेस को सीखना है तो आपको मेरी 2 बातों को अंडरस्टैंड करना है। एक, जो मैंने आपको पेरेटो प्रिंसिपल बताया है 2080 का, हम लैंग्वेज के 20% कॉन्स्ट्रक्ट्स को समझेंगे और उसके मुताबिक अपने एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग्स, एरेज, फंक्शंस और लूप्स ये चीज़ें आ जाएं तो आप दुनिया के किसी भी प्रॉब्लम का एल्गोरिदम बना के उसको किसी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाद में ये जो हमने इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, लिंक लिस्ट, हैश मैप, ट्री, ग्राफ, ये सब हमारी उस प्रोग्रामिंग की जो आउटकम है उसको एफिशिएंट बनाने के लिए, लार्ज सॉफ्टवेयर्स को एक्सटेंडेबल, क्योंकि उनमें एक्सटेंशंस होनी है तो उनको मॉड्यूल्स में डिवाइड करके उनके एक्सटेंशंस को मैनेज करने के लिए, ये उस
कॉन्सेप्ट के लिए चीज़ें बाकी होंगी, लेकिन जहाँ तक सिर्फ बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ताल्लुक है तो हम उस 20% से 80% ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो विद दिस आई जस्ट वांट टू एंड माय लेक्चर, और जाते जाते आपको ये बात कह के जाऊंगा कि मैंने एक चाइनीज़ प्रोवर्ब पढ़ी थी, मैं अपनी क्लास में भी बच्चों को ये बात अक्सर कहता हूँ, और वो क्या थी? आई हियर आई फॉरगेट, मतलब मैंने सुना और मैं भूल गया। आई सी आई रिमेंबर, मैंने देखा तो मुझे कुछ याद रहा। बट आई डू, when I do something by my hand, then actually I understand. So dear students, programming is just like this same thing. अगर आप वीडियोस देखते रहेंगे, उन वीडियोस के कोड को कॉपी करेंगे, उधर भी चल रहा था आपके पास भी चलेगा, लेकिन जब तक आप खुद प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे नहीं, एनालाइज नहीं करेंगे, एल्गोरिदम नहीं बनाएंगे और उसके बाद उसको ब्रेक और फिक्स करके लैंग्वेज में कोड नहीं करेंगे, यू कांट एबल टू लर्न। सो आई होप कि आप अपना ट्रस्ट हमारी इस एफर्ट के ऊपर शो करेंगे बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, गिविंग योर पॉजिटिव फीडबैक, एंड इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट लेक्चर से एज कमिटेड हम क्या करेंगे, हम वही एल्गोरिथमिक सॉल्यूशंस को मल्टीपल लैंग्वेजेस में एक साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, इस प्रूफ के साथ कि अगर आप उस 10% को एक लैंग्वेज में समझ लें तो दूसरी लैंग्वेज में उस 10% की बेस पर सीखना और स्विच करना सिर्फ सिंटेक्स को अडॉप्ट करने के लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, टेक केयर, अस्सलामु अलैकुम।